औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इंग्लिश सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड के जो SLO है उसको फुली एक्सप्लेन या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसके जो MCQs पोर्शन है और उसका पार्ट बी है, पार्ट सी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी न्यू मॉडल पेपर जो है वो किस हवाले से मॉडल हुआ है। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने PDF को जो है वो ओपन किया हुआ है, तो हम ज़रा उसको PDF की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो इसका न्यू लर्निंग आउटकम है इंग्लिश का ग्रेड 12 वो हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी क्या क्या चीज़ें अब मेनली हमें कवर करनी पड़ेंगी। पहले तो मॉडल पेपर देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसके पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ग्रामर में और क्या क्या चीज़ें सब्जेक्टिव पोर्शन में इंक्लूड होंगी। MCQs जो होंगे वो बुक से होंगे या जो है वो कहीं और से होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है हमारे पास MCQs की। तो MCQ जिस तरह वही है, उसमें कोई इतना चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होगा और इसमें आपके पास 20 MCQs होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 20 MCQs होंगे। अब अगर हम MCQs रीड करें देन हमें इससे एक चीज़ जो है वो क्लियर होती है, दैट इज़ कि बुक के अंदर से जो है यहाँ पे अगर आप देखें हैमलेट अ प्ले बाय शेक्सपियर इज फेमस वर्ल्ड ओवर, द अंडरलाइन पार्ट इज एन नाउन फ्रेज। तो यानी आप जहाँ पे भी जो इसको चेकआउट करेंगे कंटेन एन ओपिनियन। ठीक है, तो यानी ये डिफरेंट आप अगर इसको वो चेकआउट करें तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है दैट कि आपका जो भी होगा यानी MCQs होंगे वो बुक में से बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट पोर्शन में से MCQs 0 होंगे। ये एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी। ओके, MCQs हमारे सारे के सारे किस में से आएंगे, ग्रामर में से आएंगे। ठीक है, वो कोई भी हमारा उसमें से टेक्स्ट पोर्शन में से नहीं आएगा। अगर आप इस सारे के सारे इसको MCQs को रीड करते हैं देन आपको इससे एक चीज़ का आइडिया होता है। हाँ, अब ये है कि अगर बुक में हमारे ट्रांजिटिव वर्ब की एक्सरसाइज दी हुई है तो उस एक्सरसाइज में से कोई MCQs उठा के दे देंगे तो इस पोर्शन से दे सकते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट के अंदर से जो पहले MCQs आते थे चैप्टर्स के अंदर से वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, हम फिर भी फर्दर इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका बॉक्स में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ क्या होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने गिवन किया हुआ है, while writing MCQs sufficient representation may be given to the various sample areas of competencies and their SLOs। ठीक है, यानी इसके बारे में तो कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ। फिर भी हम दोबारा ऊपर चलते हैं, ऊपर इसी की पोर्शन में चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, कि वहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है और उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से पोर्शन इंक्लूडेड है कौन से पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे टॉप में प्रेजेंट होगा। हम ज़रा इस पे चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास है बेंचमार्क एवल्यूएट पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस यूज्ड विद इन बियॉन्ड पैराग्राफ इन टेक्स्ट। ठीक है, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये है कि आपको यहाँ पे इन्होंने कोई एग्जांपल्स दी हुई है। देन अगर नेक्स्ट देखें एनालाइज एवल्यूएट इवेंट्स इश्यूज डिटेल्स एंड व्यू पॉइंट्स अप्लाइंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड थिंकिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये भी यानी MCQs के हवाले से नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने इसको सेपरेट नहीं किया हुआ, यानी MCQs के इन्होंने उसको इकट्ठा ही कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे ये जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा पेपर जो होगा वो किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे पैराग्राफ वाइज या डिफरेंट सेक्शन वाइज जो इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ज़रा जो है आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रामर अगर पोर्शन देखें तो हमारा कौन सा जो है वो ग्रामर पोर्शन इंक्लूड होगा, वो अगर हम देखें दैट इज़ नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, तो यानी नाउन्स का सारा पोर्शन, इसी तरह प्रोनाउंस का। ठीक है, तो ये हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी को हम डिस्कस करते हैं। देन जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम सेकंड पे डिस्कस करेंगे लास्ट में, यानी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और उसमें आपको तकरीबन जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर होंगे। अब बात आती है कि स्टूडेंट कहेंगे कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते थे, अब क्वेश्चन आंसर नहीं है तो हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द बिग ब्लंडर और ये मिस्टेक यू आर गोइंग टू मेक। ठीक है, तो यानी ऐसी कोई बात भी नहीं है। और बुक्स जो है बुक को टेक्स्ट बुक जो है उसको कवर करना दैट इज़ कंपलसरी, क्योंकि पहले तो ये था कि हम एक स्पेसिफिक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल हम इस पैराग्राफ को याद कर लेते थे फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, बट अब जो है अब इस पे इशू ये है कि अब ये जो पैसेज आएगा ये पैसेज बुक के किसी भी चैप्टर से होगा। अब जब तक हमने इस चैप्टर को रीड नहीं किया होगा या हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा हम तब तक इसको कवर नहीं कर सकते या इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये पहले आपको ये था कि पूरे चैप्टर में से स्पेसिफिक पैराग्राफ को रट्टा लगाना पड़ता था जो कि आपके क्वेश्चन में इंक्लूड था। ठीक है, बट आपको आप ये समझे अभी आपको चैप्टर के पूरे जितने पैराग्राफ हैं सारे पैराग्राफ को रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर लें। दूसरा अब इसमें होगा क्या कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होगा। ठीक है, इसको अगर उर्दू में देखें तो इसको तस्लीस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन दैट इज जो है हम उसको देख लेते हैं। अब ये जो है डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है और स्टूडेंट इसी में जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन अबाउट 8 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे इन्होंने 7 का किया हुआ है, बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यानी अगर टोटली देखें तो ये कितने मार्क्स है, ये आपके पास
28 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है, जिस तरह पहले शॉर्ट होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने किया हुआ 8 + 5 × 4। अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है, और एक आपके पास समरी का है। अब वो समरी का ना वो आपके पास जो है तकरीबन 8 मार्क्स का, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि 1 नंबर इसका टाइटल का और 7 मार्क्स जो है इसके पैसेज के, ठीक है, समरी के 7 मार्क्स और 1 मार्क्स टाइटल का, तो यानी 8 नंबर का तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास जो 4 रिमेनिंग पार्ट्स है, ठीक है, ये वाला अगर देखें 4 रिमेनिंग पार्ट्स है वो 4 मार्क का ईच है और बाकी इस तरह करके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन बी। अब इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है हम जरा वो जाकर ऊपर रीड कर लेते हैं, बॉक्स में गिवन है कि इसके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें क्लियर की हुई हैं, हम उसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ अ comprehensive passage of 250 to 350 words having equal level of difficulty as lesson taught in the classroom, appending 8 questions based on the varying SLO and conjugative domains of learning, ठीक है। The student are required to answer 6 parts including compulsory question, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक ही चॉइस होगी, बट क्वेश्चन नंबर 1 में कोई चॉइस नहीं है, दैट इज कंपल्सरी। उसके बाद है द अदर पार्ट विल बी 4 मार्क्स ईच, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। द पैसेज ऑफ HSSC 2 level will be aligned with the themes and sub-themes mentioned in the curriculum. The religious, ethnic and gender basis will be taken into consideration while selecting the passage, ठीक है। तो यानी ये कुछ क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्टिंग द पैसेज, जो वो पैसेज देंगे। अब यहाँ पे अगर आप मार्क्स देखना चाहें तो इसके देख सकते हैं, दैट इज ऑफ 28 मार्क्स, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज पैसेज। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। इसमें अब ये एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे पैसेज वाला समरी वाला और टाइटल वाला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट, ठीक है। अब ये आपने रीड करना है और इसी क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब यहाँ पे बचे गए क्वेश्चन आंसर, इसके निकल गए, मजे हो गए, ऐसा मजा नहीं हुआ। अब जब तक आपको इसके कंटेंट को आप समझेंगे नहीं तब तक आप ये क्वेश्चन आंसर जो है नहीं कर सकते बिल्कुल भी किसी सूरत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज हमारे पास जो है मूविंग सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस होंगे दैट जो है तकरीबन 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं वो पैराग्राफ है, यानी आप उन्हें 2 देने का मतलब ये है कि ये वाला स्टैंजा भी हो सकता है, वो वाला स्टैंजा भी हो सकता है, क्वेश्चन तब सबके 3-3 होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का पूछा जाता है और एक डिफरेंशिएट का पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डज द मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये, यानी जो पोएट था उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये तकरीबन 2-2 मार्क्स के और ये 6 मार्क्स का, ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा, ठीक है। तो यानी इसको सारा रीड करना है, देन ये आपने नीचे इसके क्वेश्चन आंसर करने। अब ये 6 मार्क्स का होता है। इसको दोबारा जाते हैं, इसके कंटेंट को रीड करते हैं कि जो इसमें क्लियरेंस दी हुई है उस जो पैराग्राफ जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर स्टेप बॉक्स जो पोर्शन है उसके बारे में क्या कहा है। दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ स्टैंजास, ठीक है, अपेंडिंग वेरिएटी ऑफ क्वेश्चंस विद वेरिएबल मार्क्स एलोकेशन इन कंप्लेंट्स विद वेरिएटी ऑफ असेंबल SLOs, क्वेश्चन रिलेटेड टू द थीम, values, central idea, figure of speech, vocabulary and subject matter of given stanzas will be included। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास थीम, वैल्यूज, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी, ठीक है, ये चीज़ें कंपलसरी होंगी और ये कितने मार्क्स का होगा, ये आपके पास 6 मार्क्स का होगा। This part consists of 2 general questions on the narrative literature and candidates are required to attempt 1 question for 6 marks. This question will be structured on bifurcated SLOs for HSSC 2। तो यानी अब ये जो सेकंड पोर्शन है ना ये भी इंक्लूड है। हम जरा देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का है। तो ये आपके पास तकरीबन इसको देख लेते हैं, ये आपके पास आई थिंक सो कि 6 मार्क्स का, ठीक है, टोटली 6 मार्क्स का। अब ये जो इसका ये मतलब वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे इसमें इतना कुछ नहीं। अच्छा, अब सेकंड चीज़ आ गई, वो जो सेक्शन एक और पोर्शन भी है इसका 6 मार्क का, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। दैट इज आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से दो में से आपने एक को जो है आंसर करना है। First question, characterization like many elements of storytelling technique is visible tool which help build a proper, particularly strong, flawless and realistic depiction of characters. Explain the above statement in the context of any work of fiction you have read and discuss how a character undergo different phases of development, ठीक है। यानी इस पैराग्राफ के रिलेटेड जो है ये एक
कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स विद रेफरेंस टू एनी नरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर यू हैव, यानी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपकी रियल लाइफ से क्वेश्चन है कि भाई इस टॉपिक के मुताबिक आप अपनी रियल लाइफ से जो है क्या उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट आप ये जो ऐसे लोग अपने जो टीचर्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा, वो आपको इसके फर्दर डिटेल जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी किस तरह आपने इसको आंसर करना है वो सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारे जो है पार्ट 2। यही अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, दैट इज या सेक्शन सी की तरफ आप कह लें, दैट इज ऑफ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज राइट एन एसे इन अबाउट 250 to 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। रीडिंग ऑफ हैबिट, या इसमें करप्शन का है। ठीक है, आउटलाइंस आपको दिए हुए हैं। आउटलाइंस का मेनली रोल ये होता है कि वो ना आपको एक हेडिंग के तौर पे मिलते हैं, आप उससे जो इसको कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें अब जो है हमारा ये आउटलाइन तो हो गया, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लिखते कैसे हैं इसको, और ये भी आपके करप्शन। अब ज़रा इसके पैराग्राफ में चलते हैं या इसके पोर्शन में चलते हैं कि इस पैराग्राफ को पिक कैसे करेंगे, किस क्राइटेरिया पे ये क्वेश्चन जो है पिक करेंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज अ पैराग्राफ। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू राइट एन आर्गुमेंटिव, डिस्क्रिप्टिव, expository etc ऐसे अबाउट 250 to 300 वर्ड्स बाय एक्सपेंडिंग द गिवन आउटलाइन। अच्छा, एक यहाँ पे अब आपको फायदा हो गया, वो ये कि वो ये जो आउटलाइन है ना, ये भी साथ खुद प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको एक फायदा बन गया कि आपके एक हेडिंग दिए जाएंगे, हेडिंग से आपने कैसे क्रिएट करना है, तो वो एक ईजी होता है। ठीक है, अगर कंटेंट ना हो देन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट जो है इंग्लिश की बुक्स रीड करनी है जिसमें एसेस गिवन हो। ठीक है, याद कोई नहीं करना, जस्ट आपने उसको रीड करना है। तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपने उसके हवाले से उसको एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये बाकी डिस्कस हो गया। अब इसमें ये होगा कि जो पोर्शन ऊपर रह गया वो भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज देयर आर 5 एरर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, प्रोनाउन एंड एडवर्ब। अब ये है ना, देखिए यहाँ पे एक चीज है कि 5 एरर सबके, एडजेक्टिव के 5 हैं, वर्ब के 5, प्रोनाउन के 5 और वर्ब के 5। And read the paragraph after correcting the errors, underline the corrected words. ठीक है, a good citizen is much aware than others of the fact that he is indebted to his society in many ways। यानी इसके अब इसमें जो आपके पास मिस्टेक्स है या जो गलतियां हैं वो ये है कि आपके इसमें ना मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है। सो ये आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए ये करेक्शन जो है करनी है। अब देखिए 5 मार्क्स का तो ऑब्वियसली इसमें जो है 5 मिस्टेक है, 5 एरर्स होंगे। ठीक है, अब ये ज़रा चेक कर लेते हैं कि भाई इसके बारे में उन्होंने पैराग्राफ में या उस कंटेंट्स में क्या कहा है, तो ज़रा में क्लियर हो जाएगा। वो ये कि दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ए, बी एंड सी। ठीक हो गया, 3 पार्ट्स हैं। तो हम जरा पहले दोबारा चलते हैं कि उसके दो पार्ट्स को भी रीड कर लेते हैं, जो उसका बी और सी पार्ट है। ए पार्ट ये हो गया पैसेज का, ठीक है, इसमें मिस्टेक्स होंगी। बी पार्ट होगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स का। और सी पार्ट जो कि चेंजिंग है, पहले नहीं था, वो ये कि कन्वर्जन होगी इनडायरेक्ट से कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको गिवन होगी, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये एक चेंज आया है। अभी ज़रा इसको कंटेंट को देख लेते हैं कि उसमें यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिसका 3 पार्ट्स। ठीक है, इन पार्ट ए द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीराइट एन अनसीन पैसेज फ्रॉम रिमूविंग 5 ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, यानी ये अनसीन होगा और 5 ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं। अब वो एरर वर्ब का हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, स्पेलिंग, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, एडवर्ब, पंक्चुएशन, अदर आइडेंटिकल आइटम्स आर bifurcated as LO for HSSC 2। ठीक है, तो यानी इसके मुताबिक 5 मिस्टेक्स होंगी। नेक्स्ट टाइम पार्ट बी जो कि इडियम्स का था, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज एनी 5 of the 7 idioms in meaningful idiomatic sentence of their own। Other identical items such as bifurcated SLO for HSC may also be asked। ठीक है, यानी इसके मुताबिक डिफरेंट अगर वो पार्ट है वो भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज कभी यही चीज़ें। अब ये जो मॉडल पेपर है ना, देखिए मॉडल पेपर रहेगा, यही चीज़ें यही रहेंगी, जैसे इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नरेशंस। ठीक है, तो नरेशन का आ सकता है। अब ये भी आ सकता है कि नरेशन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में से, तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके से आ सकता है। तो ये जो पोर्शन आपका होगा दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो नेक्स्ट पोर्शन है इससे। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी और उसमें कैसे हमें कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्राइस कंट्रोल ऑफिसर। ठीक है, in view of the growing rates of daily consumer items, the authorities ask you to investigate and write a report on it. Your report should cover the following points। अब आपको पॉइंट्स पहले से गिवन होंगे, आपने इन चीज़ों को कवर करना है। ठीक है,
प्राइस हाइक कॉजेज, यानी उस हवाले से एक पूरा आपने व्यू क्रिएट करना है ताकि उस रिपोर्ट से आपका पता चल सके। अब ये क्वेश्चन किस पे बेस होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से इसको हम देख लेते हैं। जो पैराग्राफ है उसकी व्यू ऑफ पॉइंट्स में देख लेते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंपोज एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन अ टॉपिक विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। द फॉर्मेट एंड बॉडी ऑफ द राइट विल हैव इक्वल एलोकेशन ऑफ मार्क्स 4+4. The body should have an introduction, report finding, conclusion, suggestion as per instruction given the question. ठीक है, जो जो चीज़ें हैं नीचे पॉइंट्स हैं उन सबको आपने आंसर करना है। अब ये जो है पोर्शन दिया 4+4, यानी ये है कि उसमें 4 मार्क्स होंगे आपके, यानी जो एक रिपोर्ट राइटिंग की सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को मेंटेन करने के, उसमें ऊपर स्टार्टिंग करना, एंडिंग करना, ठीक है, और 4 मार्क्स होंगे आपके बॉडी के, यानी इसमें जो आप उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का होगा? टोटल 8 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे यूज एनी अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस एनी फॉलोइंग ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। यूज ईच ट्रांजिशनल डिवाइस ओनली वंस। ठीक है, तो इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करते हो आपने आंसर करना, बहुत सिंपल है। लेकिन देखते हैं कि क्या सिर्फ ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ सकती हैं, किसी का क्वेश्चन चेंज तो नहीं हो जाएगा, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ऊपर जहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है उसको रीड कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन कंसिडर पैसेज हैविंग 6 ब्लैंक्स। ठीक है, ये एक बात होगी कि 6 ब्लैंक्स होंगे। द स्टूडेंट विल बी required to fill any 5 of the given blanks using appropriate transitional devices for coherent, coherence, adverb, adjective, verb or any other areas mentioned by fracted SLO. अब जो SLO है ना उसके मुताबिक ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बजाय कुछ और भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रांजिशनल डिवाइसेस आए, ये आपके पास क्लॉजेस की फॉर्म में आ सकता है, यानी जिस तरह भी एमसीक्यू ग्रामेटिकल फॉर्म से बन सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इज ट्रांजिटिव वर्ब, इन सब के हवाले से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मॉडल पेपर डिस्कस, और उम्मीद करता हूँ इसकी जो कुछ चीज़ें होंगी आपको क्लियरली हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ ये जो है कैरिकुलम। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कोई इतना है नहीं क्योंकि आपने इस लेवल को इसको चेकआउट नहीं करना। नेक्स्ट फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 एक एमसीक्यूज आएगा, दैट इज कॉम्पिटेंसी नंबर। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड नंबर। एनालाइज हाउ राइट पोएट यूज लैंग्वेज इन्फ्लुएंस रीडर फॉर वेरियस पर्पज, जी प्रोपेगेंडा, आयरनी। ठीक है, यानी पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन पिक करके दिया जाएगा। सेकंड क्रिटिकल थिंकिंग के वाले से होगा, एमसीक्यूज की बात हो रही है। थर्ड कोहेरेंस कोहेरेंस के बारे में। फोर्थ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आप जितना क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें इसमें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है सेटिंग प्लॉट एंड व्यू, यानी ये भी आपके पास प्ले से होगा। ठीक है, जेनर्स एंड लेजेंड, वन एक्ट प्ले में से आपका ये एमसीक्यूज होगा। यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ठीक है, तो यानी ये भी एक वोकैब के हवाले से एमसीक्यूज होगा। ये जो सारे आपके पास हैं ये जस्ट एमसीक्यूज की मतलब वो दिए हैं कि 20 तक पहले आपके पास एमसीक्यू, यहाँ तक एमसीक्यूज होंगे। जो लास्ट एमसीक्यूज होगा दैट इज इलस्ट्रेट यूज ऑफ ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, यानी अगर इसका लेवल देखें तो लेवल जो है आपके पास कंजंक्टिव लेवल, तो ये आपके पास के यू के और इसके हवाले से जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 यानी वो पैसेज का। यूज समरी स्किल्स टू एक्सट्रैक्ट साइलेंट पॉइंट्स एंड डेवलप माइंड मैप टू समराइज द टेक्स्ट, यानी उसकी समरी आपने करनी है, दैट इज कंपल्सरी 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, तो ये आपके पास अप्लाई, ये भी अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पैसेज जो था उस पैसेज के जो नीचे पार्ट्स थे उन सब पार्ट्स को एक्सप्लेन, तो उसमें तकरीबन 8 पार्ट थे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास 8 पार्ट इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी उस क्वेश्चन के उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी इसके मुताबिक वो चीज़ें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज एलिट्रेशन या यूज ऑफ ग्रामेटिकल डिवाइसेस, पॉलिटिकल डिवाइसेस, पोएम्स बेस से पोर्शन होगा। ठीक है, इसका पार्ट 1, 2 और इसका पार्ट 2 जो है वो अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग के वाले डिस्टिंग्विश व्हाट इज द क्लियरली स्टेटेड, व्हाट इज इम्प्लाइड। ठीक है, क्या चीज़ में वायज जहर आ रही है, जो नजर आ रही है, और क्या चीज़ इसमें एक्चुअली है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पार्ट 3, यानी 3 ही पार्ट होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी का पार्ट, अब वो देखिए ए का पार्ट 3 था, बी का पार्ट 1, बी का पार्ट 2। ठीक है, तो एक में आपके पास स्टोरी एलिमेंट, सेकंड में स्टोरी एलिमेंट, कैरेक्टर इवेंट्स। ठीक है, तो यानी उसको आपने अच्छे से रीड करना है, देन आपको एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऐसे, राइट एन ऐसे ऑन जनरल टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका ए पार्ट दैट इज ऑफ यूज स्टाइल, फैकल्टी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी रिपोर्ट राइटिंग वगैरह। पार्ट बी जो ये आपके पास यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन। पार्ट सी नरेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज राइट रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, अब उस रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यूज इन स्पीच राइटिंग ऑल द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यानी ये दिए हुए और ये
मतलब बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर इन्होंने की दी हुई है कि कैसे नॉलेज बेस, यू से अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन से ए से एप्लीकेशन बेस। अगर हम देखें यहाँ पे एप्लीकेशन बेस कौन सा है, तो ये आपके पास एप्लीकेशन बेस है, यानी रिपोर्ट राइटिंग जो एप्लीकेशन बेस है। इसके अलावा ऐसे जो है ये भी आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड है। और अगर इसमें हम और देखें तो आपके पास जस्ट ये 2 चीज़ें जो एप्लीकेशन बेस्ड थी, बाकी इसमें तकरीबन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी एक है कि वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इनके सामने ए लिखा हो, दैट आर एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो यानी ये आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास क्या गिवन है उसमें चलते हैं। यहाँ पे गिवन है इंग्लिश कंपल्सरी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, नॉलेज बेस की देखिए, नॉलेज बेस ये आपके पास सारे एमसीक्यूज है, ऑप्शन है, कॉम्पिटेंसी यानी ईजी है मुश्किल है, ठीक है। उस हवाले से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 दिया हुआ है। और एक देखिए कॉम्पिटेंसी बेस कितने होंगे 63%, ठीक है। और अगर इसमें हम देखना चाहें कि भाई एप्लीकेशन बेस कितने हैं, तो एप्लीकेशन बेस आपका 21% है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 51 है, और 27 पॉइंट जो आपके पास नॉलेज बेस है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम देखें कॉम्पिटेंसी बेस 2 जो है वो आपके पास 25 का, कॉम्पिटेंसी 4 29 का, और टोटल मार्क्स 117 चॉइसेस को मिला के, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश का एसएलओ। अब चलते हैं ऊपर जो हमारे पास गिवन चीज़ें, हम थोड़ा उसको ओवरव्यू ले लेते हैं। एनालाइज पैसेज इन दिस टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम जनरल सब्जेक्ट। अब ये जो है आपके पास बेंच मार्क 1 है, इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। रिकॉग्नाइज फंक्शन ऑफ प्रोनाउन एनॉर्फिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इसमें कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड डिस्करेज लेवल, डिस्कोर्स लेवल, सॉरी, ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ऑर्डर आपने वो करना है। यूज प्री रीडिंग स्किल्स, स्किम टेक्स्ट टू हैव जनरल आइडिया, और एप्लीकेशन थिंकिंग बेस्ड, ठीक है। तो ये इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो आपको वही समझना था। अब इसमें ये है आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में आ सकती हैं, सो वो जो है आपको यहीं से आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे हम ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन जो है बाकी जो उर्दू का एसएलओ है वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, सो वेट टिल देन। यहाँ पे पहले इसका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं। ग्रामर पोर्शन में अगर आप देखें तो आपके पास नाउन, नाउन फ्रेज, क्लॉज, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ठीक है। अप्लाई रूल्स फॉर यूज ऑफ ए एंड दी वेयर एवर एप्लीकेबल इन स्पीच और राइटिंग, वर्ब फ्रेजेस, टेंसेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल्स, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक हो गया। ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे और ग्रामर पोर्शन में इंक्लूडेड है। तो ये जो है इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस उसको देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर ऑर्गेनाइज इनटू 3 सेक्शन, नेमली सेक्शन ए बी सी, क्वेश्चन पोज्ड बाय आईक्यू लेवल। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% नॉलेज, 50% अंडरस्टैंडिंग एंड 20% एप्लीकेशन बेस्ड। अच्छा अब जो और चीज़ है दैट इज के अब जो इस पेपर का सोल्यूशन होगा वो विद इन 5 to 10 डेज जो है फेडरल बोर्ड उसका सोल्यूशन अपलोड कर देगा। सो आप उसको चेकआउट करें, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह है और इसको किस तरह आंसर करना है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कहता इसको आप फोटो कॉपी करवाएं, जो मॉडल पेपर सॉल्व आएगा आप उसको फोटो कॉपी करवाएं, देन उसके मुताबिक जो है आप उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बाकी जितने भी एसएलओज होंगे उन सबको इंशाल्लाह क्लियरली इस पर डिस्कस किया जाएगा एंड जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस जो है यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। एंड सेकेंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आपको वहाँ पे फुली आंसर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।